स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा वित्तीय व्यापार और आर्थिक संबंध से संबंधित हमारे सारे प्रश्न होंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और जितने भी अगर मैं क्वेश्चन आपको रिवाइज करती हूँ वो सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाती हूँ वो सिर्फ यही पढ़ाती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि यूपीएससी के बच्चे आंसर देना जानते हैं हर सिचुएशन में, ठीक है। और एक फ़ायदा आपका कमेंट आंसर कमेंट करने का एक फ़ायदा और है आपका, अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर देते हो तो उससे क्या होगा कि वो आपको याद रह जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हाँ, हमने यह पढ़ा था तो इसका आंसर यह होगा, एक थिंकिंग अलग सी आ जाती है। तो आप जितने भी क्वेश्चन हो उनका आंसर ज़रूर दीजिए। इसके साथ साथ हम आज पढ़ेंगे वह किस संबंधित होगा, तो वह वित्तीय क्षेत्र से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। इसके साथ साथ आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। प्रश्न नंबर पहला है आपका, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन क्या है आपके, औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन है हमारे पहला और दूसरा या दूसरा और तीसरा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए तो हम देख लेंगे इसके बारे में कुछ जानकारियां। जो लकड़ा वाला जो फार्मूला है उसमें दो सूचक है उसको क्या प्रयोग किया जाता है। अब देखो कि इसमें दो सूचक कौन से है, तो पहला है आपका शहरी गरीबी और दूसरा है आपका ग्रामीण गरीबी, ठीक है। अब देख लो कि शहरी गरीबी के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, तो जो शहरी गरीबी है मतलब कि उसको क्या कहा जाता है शहरी गरीबी में, CPL मतलब कि IL, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इसका मतलब है औद्योगिक जो मजदूर होते हैं उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब कि जो औद्योगिक में कार्य करते हैं। अब देखो शहरों में तो औद्योगिक ही होगा, ग्रामों में नहीं होगा। इससे क्या होता है कि जो औद्योगिक मजदूर होते हैं उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पहला तो यह हो गया। और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा यह था हमारा कि ग्रामीण गरीबी, जिसमें क्या होगा ग्रामीण गरीबी में आ जाएगा CPL मतलब कि AL मतलब क्या हो जाएगा कृषि मजदूरों के लिए। अब देखो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि होती है, आप सभी ये चीजें जानते हैं, तो क्या होगा कि ग्रामीण गरीबी में कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता सूचकांक, ठीक है। ये दो चीज याद रखिएगा आप। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, यानी कि औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी और कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम FSAP एक देश में वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, G20, ऑप्शन नंबर सी है आपका विश्व आर्थिक फोरस, ठीक है। चलिए अब देख लेंगे हम वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम के बारे में। तो वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी कि आपका प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब देखो कि इसको कब लॉन्च किया गया था, तो यह 1999 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, लॉन्च किया गया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, और यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि वित्तीय जो क्षेत्र आंकलन होता है कार्यक्रम, यह एक देश के जो वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण है। यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे हम हमारे। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे, 25%, 30%, 40% या 50%, ठीक है। तो देखो कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी है ना योजना, इसमें महिलाओं के लिए एक अनुपात दिया गया है, ठीक है। वह अनुपात क्या है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30% क्या किया गया है, महिलाओं के जो न्यूनतम अनुपात दिया गया है। इसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, मतलब
महिलाओं के लिए विशेषकर व्यापार होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का स्व कार्य समूह को मदद करने के लिए की गई है। ठीक है, योजना कौन सी पूछी गई है जो कि स्व कार्य समूह को मदद करती है। ऑप्शन देखेंगे अपन, नरेगा, ऑप्शन नंबर बी है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए तो हम देख लेंगे कि जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ऑप्शन नंबर सी कैसे है, तो यह आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी पहले सी देख लीजिए क्या है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यह है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि स्व कार्य समूह को मदद करने के लिए की गई है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में क्या है यह, तो यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अब कब शुरू हुई थी, तो यह हुई थी 1 अप्रैल 1999 में यह योजना शुरू हुई थी। कौन सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। आगे देखेंगे इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का उद्देश्य था गरीबी रेखा के जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुट और प्रशिक्षण क्षमता का निर्माण, इसके साथ साथ आमदनी देने वाली जो परिस्थितियां हैं उनकी व्यवस्था में जटित रहना, साथ में रहना और स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करना। अगर छोटी भाषा में कहा जाए तो जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ना उन लोगों की मदद करना, यही इस योजना का उद्देश्य था। कौन सी योजना का, स्व जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। यह कब से शुरू हुई गई, तो यह 1 अप्रैल 1999 से शुरू हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन देखेंगे हम, विमल जैन, के सब्बा राव या सी रंगराजन। ठीक है, चलिए तो हम देख लेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि सी रंगराजन भारत के अर्थशास्त्री। ठीक है, क्या है यह, तो यह एक अर्थशास्त्री है जो कि किसके हैं, भारत के। ठीक है, भारत के अर्थशास्त्री जाने जाते हैं श्री रंगराजन, जो कि हमारे भारत के अर्थशास्त्री है। आगे देखेंगे उन्होंने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक, ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो सी रंगराजन जी ने, जो कि हमारे भारत के अर्थशास्त्री है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। कोफेसा की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी। ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए है आपका निवारक हसरत के लिए, राज्य प्राधिकरणों को समक्ष करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है आपका तस्करी को रोकने के लिए और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए। तस्करी होती थी मतलब जिसमें क्या होता है कि विदेशी मुद्राएं वेस्ट होती थी। आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है आपका आतंकवादी गतिविधियों को के वित्त पोषण को रोकने के लिए। ठीक है, अत्यधिक यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आतंकवादियों का, जो कि हमारे भारत से ही जन्म लेते हैं। चलिए तो हम देखेंगे कि हम कोफेसा जो है इसकी स्थापना के बारे में जान लेंगे। तो कोफेसा की स्थापना कब की, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वह देख लीजिए, वह 1994 में की गई थी। कब की गई थी, 1994 में इसकी स्थापना, जो कि अब क्यों की गई थी, तो इसकी स्थापना तस्करी को रोकने के लिए और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए की गई थी। ठीक है, मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, तस्करी को रोकने के लिए और विदेशी जो मुद्रा है उसको बचाने के लिए 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपए के जो नोट है, भारत में 1000, 5000 हाँ और 10,000 रुपए के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए। ऑप्शन देखेंगे 1950, 1954, 1958, 1962। ठीक है, देखिए
तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जब भारत में 1000 और 5000 और 10,000, ठीक है, 10,000 के जो नोट है वह आज़ादी के बाद 1954 से शुरू किए गए। इसके बाद क्या हुआ, 5000 और 10,000 के जो नोट है उनको 1978 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, जो 5000 और 10,000 के नोट है इन्हें 1978 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम उपाय लोलर के ऋणदाता के रूप में काम करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखेंगे, आरबीआई कठिनाइयों के समय वाणिज्यिक बैंकों के सभी मांग को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, आरबीआई कठिनाइयों के समय वाणिज्यिक बैंक की जो है सहायता करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, व्यापार और आर्थिक जो संबंध समिति है, मतलब कि TERC। ठीक है, TERC, इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। कौन करते हैं, वित्त मंत्री, क्योंकि इसकी आप देखो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, वित्त मंत्री। परंतु व्यापार जो आर्थिक समिति है इसकी स्थापना कब मानी जाती है, इसकी स्थापना है वह मानी जाती है 3 मई 2005। ठीक है, 2005 में इसकी स्थापना मानी जाती है। अर्थात व्यापार और आर्थिक संबंध जो समिति है, मतलब कि TERC की, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, हमारे वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, इसके साथ साथ मैं आपको सारे क्वेश्चन और बता दूंगी, अगली क्लास में देखते हैं हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए हैं आप उन सभी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कठिनाई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं हमारी कल की क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।